नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहें तो बिहार स्पेशल में हम लोग जो पहला टॉपिक होता है बिहार का जो सामान्य परिचय है, वहाँ से कभी कभी 2-3 या कभी कभी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बिहार का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहीं शुरुआत करते हैं और इसका जो महत्व की बात करें, आपको पता होगा कि बिहार स्पेशल जो है, बिहार द्वारा जितने भी आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, सब में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 70 बीपीएससी में अगर बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे सीजीएल में भी, जैसे बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, दरोगा, बिहार पुलिस, बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे सीडीपीओ गुरु यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए हम लोग एक सामान्य जानकारी जो है बिहार के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिहार को देखेंगे। ये भारत का मैप हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप हो जाता है और ये राज्य जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यही राज्य है बिहार। यही जो आपको दिख रहा है यही है बिहार, जो यहाँ पश्चिम में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा सटती है और दक्षिण में ये झारखंड जो राज्य आपको दिख रहा है, ये झारखंड से सटती है और पूरब में वेस्ट बंगाल से। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल इनकी सीमा जो है, इस राज्य की सीमा जो है यह जुड़ती है, जिसका नाम है, ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये नेपाल हो जाता है। ये नेपाल हो जाता है। तो चलिए यही है बिहार, जिसके बारे में हम लोग आज सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या कहता है यहाँ पे। सबसे पहले कभी कभी अवस्थिति के बारे में प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य हो जाता है। उत्तर पूर्व मध्य यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उत्तर पूर्व मध्य। चलिए यहाँ पे हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इसको, है ना, तो पूरे अर्थ को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री जो अक्षांश से पूरे अर्थ को 2 भागों में बांटती है। यानी कि पूरा जो अर्थ है उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड हो जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश को, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको इक्वेटर भी कहा जाता है और इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यही 0 डिग्री जो अक्षांश है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। यहाँ से हम लोग उत्तर की साइड में जाएंगे तो यही हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। यही जो है उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और ये दक्षिण का 0 डिग्री से जितने भी दक्षिण में हम लोग पूरा जो एरिया देख रहे हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। और यही जो है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। इसे ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। ईस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम के मिलाने वाले रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। यही हो जाता है हमारा अक्षांश। और दक्षिण और उत्तर, यानी कि उत्तर और दक्षिण के मिलाने वाले जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। जैसे थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये कलर लिया जाए, ये सही है, ये लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाले रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। और ये होगा हमारा देशांतर। ये क्या है? देशांतर हो जाता है। ये हो गया आपका देशांतर हो गया। तो अक्षांश हम लोगों ने देख लिया। ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेखा को मिलाने वाली को, जो ये हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। तो ये जो
देशांतर है, जो 0 डिग्री जो हम लोग देशांतर देख रहे हैं, इसके जितने भी पश्चिम यहाँ से जितने भी इधर जाएंगे तो ये हमारा जो डायरेक्शन है यह पश्चिम हो जाएगा। और ये 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में जाएंगे पूरब में, तो ये पूरा का पूरा पूरब हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने इसको क्या किया था, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया और ये 0 डिग्री देशांतर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग भारत को कहाँ देखते हैं, भारत को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, भारत को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और भारत में ही एक छोटा सा जो एक राज्य जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वो हो जाता है आपका बिहार। इसका मतलब ये है, एक और पेन चेंज कर लीजिए, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यही है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको, ये देशांतर और अक्षांश के बिल्कुल बीचों बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाता है और ये हमारा क्या होगा, पूरब हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब में स्थित हो जाएगा। यही तो प्रश्न आपसे कह रहा था, क्या है, उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में क्या है, यह जो बिहार है वह अवस्थित है, और यहीं पे कहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लें तो कभी भी हम लोग देश का या राज्य का जो डायरेक्शन देखते हैं, अक्षांश और देशांतर के मध्य में स्थित है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत की अवस्थिति हो या बिहार की अवस्थिति हो या अन्य राज्यों की अवस्थिति हो, पूछा जाता है कितने देशांतर के मध्य में है और कितने अक्षांश के मध्य में बिहार की स्थिति है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश के जब हम उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश मिलेगा। इसी 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। सीधे ऐसे ही अगर हम लोग दक्षिण में अगर जाते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश के अगर दक्षिण में 23.5 डिग्री अगर हम लोग जाएंगे तो इसी रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको अवस्थिति जो है शायद समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किधर गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। बिहार को प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से भी जाना जाता था। बिहार, यहाँ देखेंगे हम लोग बिहार को प्राचीन इतिहास में, जैसे प्राचीन इतिहास अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। राज्य की राजधानी जो बिहार की राजधानी पटना है, और पटना की स्थापना या पटना का नामकरण की अगर बात करें तो शेरशाह का नाम आता है। उसी तरीके से पटना का नाम अन्य नामों से हम लोग पटना को जानते हैं। जैसे में अगर देखें तो प्राचीन समय में इस पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र के बारे में जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना अजातशत्रु ने किया था। इसकी स्थापना जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में आप देखते होंगे कि मगध की जो राजधानी थी इसी पाटलिपुत्र को उदयन के द्वारा स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया गया। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। तो पटना का अन्य नाम में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया। पटना का और भी नाम है जिसके पुष्पपुर बोलते हैं, कुसुमपुर बोलते हैं और अजीमाबाद भी बोला जाता है। पटना का अन्य नाम है। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा पुष्पपुर। पुष्प का मतलब होता है फूल, उसी तरह कुसुम का भी मतलब होता है, अर्थ होता है फूल होता है। कुसुमपुर नाम है। और उसके बाद एक और नाम हम लोग देखेंगे जिसका नाम है अजीमाबाद। ये औरंगजेब के पौत्र होते हैं, पोता, जिसका नाम है अजीम। खुद उन्होंने अपने नाम पे इस पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया। उन्होंने इसका पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया। चलिए और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य और कितने देशांतर के मध्य में ये स्थित हो जाता है। जैसे राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लीजिए। तो ये जो अक्षांश है हमारा, यहाँ पे कहता है कि 24 डिग्री, है ना, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के, अब देखिए 24 ये जो है इसको डिग्री कहा जाता है। ये जो गोला छोटा सा दिया है इसको डिग्री कहा जाता है। और ये 20 मिनट यानी कि 2 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मिनट कहा जाता है।
इसको मिनट कहा जाता है और इसको डिग्री कहा जाता है ना, इसको डिग्री कहा जाता है। और यहाँ पे जो 10 सेकेंड एक ही रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सेकेंड कहा जाता है ना, इसको सेकेंड कहा जाता है। यानी कि अक्षांश जो है बिहार किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में क्या है, यह स्थित है। यानी कि बिहार राज्य की जो अवस्थिति है वह इतने डिग्री अक्षांशों के मध्य में क्या है, स्थित है। यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड के उत्तरी अक्षांश के मध्य में बिहार की क्या है, स्थिति है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने डिग्री देशांतर के मध्य में यह स्थित है। तो देशांतर देखेंगे तो देशांतर यही हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। सॉरी, ये वाला जो है गड़बड़ हम ही कर दिए है ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो एक ही जो है यह मिनट का है ना, और यह डबल जो है ये सेकंड का हो जाता है, ये डबल जो है सेकंड का हो जाएगा। तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में इसकी अवस्थिति है बिहार का। तो यहाँ से प्रश्न जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। बीपीएससी में इसकी अवस्थिति जो है, भौगोलिक अवस्थिति है बिहार की, हमेशा पूछा गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। ये हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ये बिहार का मैप हो जाएगा। और यही है आपका गंगा, और ये जो गंगा नदी जो दिख रहा है, गंगा यही बिहार को दो भागों में बांटती है। ये हो जाएगा उत्तरी बिहार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी बिहार हो जाएगा, दक्षिणी बिहार हो जाएगा। और यही जो गंगा है, ये जो गंगा नदी है, ये दो भागों में बांटती है। और इसी बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो टोटल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ और इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यह 483 किलोमीटर हो जाता है। 483 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार का। और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो 345 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, 345 किलोमीटर ही इसकी लंबाई हो जाता है। ये बिहार हो जाएगा। और बिहार में हम लोग ये देखेंगे जो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक हो जाएगा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से यह बाढ़ के प्रभाव से ही ग्रसित रहता है, एक समस्या है। और उसी तरह दक्षिण बिहार जो है यहाँ पे सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है, यहाँ सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। उत्तरी बिहार हमेशा, क्योंकि उत्तरी बिहार में जो भी नदियाँ जो हैं वो हमेशा मतलब हिमालय से ही निकल करके सीधे ये सहायक नदियाँ बन जाती हैं, सहायक बन जाती हैं, किसमें, गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और ये सारी नदियाँ बाढ़ लेकर के, पानी इतना ज़्यादा लेकर के आती है कि पूरा उत्तरी जो बिहार है वह बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से आगे भी हम लोग देखते हैं, इसकी लंबाई भी हम लोगों ने देखा, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे यह जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश हो जाता है, तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश। तो पहला जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरा जो है यह महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र है। और तीसरा जो आपका राज्य है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यह जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, वह बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पे
अनुसूचित जातियों की संख्या है ना, यानी कि शेड्यूल्ड कास्टों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में, जो पूछा गया सवाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा और तीसरा स्थान जो है यह बिहार का हो जाता है, तीसरा स्थान बिहार का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्यों की बात है, तो यहाँ पे देखिए मैप के माध्यम से ही थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग, है ना, मैप के माध्यम से ही समझिए। तो ये देखिए, ये हो जाएगा पश्चिम का, डायरेक्शन भी देख लीजिए, पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पूरब हो जाएगा। यानी कि बिहार के पूरब में जो है यह वेस्ट बंगाल है, बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और बिहार के दक्षिण में यहाँ पे झारखंड हो जाता है, झारखंड हो जाएगा। यानी कि आपके राज्य जो है, बिहार जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है और एक जो उत्तर में हम लोग देख रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इनका जुड़ाव है इसका, और वो कंट्री का नाम है नेपाल। नेपाल से इसका सीमा जुड़ता है और यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण से एक पट्टी की तरह आप यहाँ पे आइएगा जिसको तराई पट्टी बोलते हैं, और यहीं पे एक जगह है, यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किशनगंज। यानी कि पश्चिमी चंपारण से किशनगंज का जो डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से नेपाल से सटा हुआ है, 7 डिस्ट्रिक्ट। और बार बार बीपीएससी यही सवाल आपसे पूछता है, बार बार बीपीएससी जो है यही सवाल आपसे पूछता है। तो चलिए और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्य क्या है, 3 राज्य हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल जो पूरब में है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो पश्चिम में है और दक्षिण में जो झारखंड हो जाता है। राज्य की सीमा से लगा देश कौन है, नेपाल हो जाएगा जो उत्तर में है। यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र हो जाता है, यानी कि संपूर्ण भारत में बिहार का भौगोलिक जो क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे वो 2.86% हो जाएगा। और यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, यह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.86% ही है बिहार का, यानी कि संपूर्ण भारत में। इसे याद रखना ज़रूरी है, बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे, ये बिहार का मैप हो जाएगा, ये बिहार का मैप देख रहे हैं, यही हम लोग बोल रहे थे आपको, यही है। और यही आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण यही हो जाता है और कहा जाता है कि यह बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यह डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये जो पश्चिमी चंपारण आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ती है और दूसरी तरफ से यह उत्तर प्रदेश राज्यों से भी इसकी सीमा जुड़ती है। एक तरफ से यह नेपाल के साथ भी सीमा को साझा करता है, नेपाल के साथ, और दूसरी है कि यह पश्चिम में देखेंगे हम लोग तो उत्तर प्रदेश के साथ भी इसका सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएगा। और दूसरा जो स्थान है, दूसरा स्थान ये गया का हो जाएगा। कहाँ पे है, ये दक्षिण बिहार में है, गया का दूसरा स्थान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पश्चिमी चंपारण जो है यहीं पे एक श्रेणी है जिसको हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी कहते हैं। जब हम लोग मैप पढ़ेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग भाई अलग पढ़ेंगे, हम लोग शॉर्ट में ही थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल से बिहार के कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो यही देखिए, यही 7 आपके डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये किशनगंज है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये पूरब में जो है, पूरब में वेस्ट बंगाल से, यही वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा। और यही जो पूर्णिया जो आप लोग देख रहे हैं, पूर्णिया से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन
बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यही पूर्णिया है। और जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, और पहला स्थान जो आपका सटा हुआ है वेस्ट बंगाल, इसी का स्थान आता है। पहला स्थान जूट उत्पादन है जो पूछा जाता है। और इसी के बगल में आप देखेंगे और पूरब चले जाएंगे तो एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश ही करता है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी हम लोग जब मैप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेपाल की सीमा से लगे ज़िले अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से सवाल एकदम पूछा ही जाएगा, बहुत वीवीआई है। तो नेपाल की सीमा से लगे ज़िलों की संख्या 7 है। सातों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रटिए ही नहीं। बिहार का मैप अपने रूम में लगाइए और बार बार देखिए, बार बार देखिए, है ना। देखते देखते सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाता है, सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर मधुबनी हो जाता है। मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। सुपौल, अररिया और किशनगंज। इस तरीके से नेपाल से जो ज़िला यानी कि बिहार के जो ज़िला सटता है उसकी संख्या 7 हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है उनकी संख्या जो है, उस डिस्ट्रिक्ट की संख्या 8 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहतास, रोहतास हो जाएगा। उसके बाद कैमूर है, रोहतास कैमूर, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ही आइए, 8 ज़िला है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट चंपारण हो जाएगा, है ना, पश्चिमी चंपारण। और गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश से, यानी कि बिहार जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए गोपालगंज जो है यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात है। बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे बिहार में हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जनसंख्या यही गोपालगंज में है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज में मिलेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात। तो चलिए ये हो गया वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। कैमूर और रोहतास हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो झारखंड से कितने जो डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, झारखंड की सीमा से लगे कितनी, तो 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन कौन, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। इसे याद रखना ज़रूरी है ना। अक्सर यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग मैप से ही देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य हो जाएगा, झारखंड। और झारखंड से बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट सटती है उसकी संख्या 8 हो जाएगा। सबसे पहले रोहतास देख लीजिए। रोहतास जो है यहाँ झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। उसी तरीके से वेस्ट चंपारण की जो बात हम लोग कर रहे थे, एक है इंटरनेशनल सीमा भी साझा करता है और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश है उससे भी सीमा साझा करता है। ये रोहतास के बाद औरंगाबाद आएगा और यही औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में ही देव मंदिर है, सूर्य मंदिर है देव में, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और वहीं से प्रारंभ भी होता है। उसी के सामने एक झील है जहाँ से कहा जाता है, वैदिक साहित्यों में लिखा हुआ है कि वहीं से बिहार में छठ पूजा का प्रारंभ होता है, औरंगाबाद से, देव मंदिर से। उसके बाद ही देखते हैं हम लोग, ये गया हो जाएगा और यहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ही। तो हमारा ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद नवादा है, नवादा के बाद जमुई है और जमुई में भी देखिए हाल ही में करंट अफेयर्स की बात है, हाल ही में दूसरा रामसर साइट यहाँ पे मिला है। पहला ये कांवर लेक में जो बेगूसराय है और दूसरा जो है जम्मू में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में ही आपको ये दूसरा रामसर साइट इसमें दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बांका और बांका के बाद ये है भागलपुर।
इसको सिल्क सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सिल्क सिटी। और यहीं पे एक जर्दालू मैंगो भी मिलता है जो जीआई टैग प्राप्त है इसको। उसके बाद ये कटिहार है, और कटिहार की जो सीमा है 2, यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है और साथ ही साथ ये झारखंड के साथ भी सीमा साझा करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, बिहार की राजधानी पटना से सटने वाले जिलों की संख्या कितना है। अक्सर ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से कितने जिले से पटना का सीमा जो है साझा करता है। तो जिलों की संख्या 9 हो जाएगा। 9 जो है जिला, उसको याद रखना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। तो 9 जिलों में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरवल हो जाएगा, अरवल के बाद जहानाबाद, और जहानाबाद के बाद नालंदा, नालंदा के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर का जो ज़िला है, इन सारे ज़िलों से पटना जो है घिरा हुआ है। यानी कि पटना जो है 9 ज़िलों से घिरा हुआ है, और 9 ज़िले याद रखना ज़रूरी है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। 9 ज़िले हो गए। और ये सवाल आपको बीपीएससी में पूछा गया। हो सकता है मैप से ही बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो टॉपिक पॉइंट जो देख रहे हैं, यहाँ से निश्चित तौर पे सवाल पूछे ही जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता है सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में ही एक नेशनल पार्क है। बिहार में मात्र एक ही जगह है नेशनल पार्क, है ना, वाल्मीकि जो नगर आप देख रहे हैं बेतिया में, वहीं पे आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में ही, यहीं पे ही सोमेश्वर की श्रेणियाँ स्थित है, केवल पश्चिमी चंपारण में ही। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर हो जाएगा। शिवहर सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा, और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला यह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। तो सबसे दक्षिणी जिला जो है वह गया हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा, मैप में ज़रूर देखिएगा। और सबसे पश्चिमी जिला की बात किया जाए तो सबसे पश्चिमी जिला जो एकदम कोना में दिख रहा है वो आपको कैमूर हो जाता है, कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला जो है, सबसे पूर्वी जिला वो आपको किशनगंज हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाता है, और ये पश्चिम हो जाएगा, और ये पूरब हो जाएगा। आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही कहता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, तो उत्तरी जिला यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है ना। उत्तरी जिला सबसे पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला जो है वह गया हो जाएगा, जो यहाँ पे गया। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वह कैमूर हो जाएगा, और सबसे पूर्वी जिला जो है वह किशनगंज हो जाता है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। बिहार के कुल प्रमंडल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बिहार का कुल प्रमंडल, है ना। चलिए बिहार के कुल प्रमंडल हम लोग देखेंगे, और प्रमंडल की संख्या 9 हो जाता है। कुल प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है, और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। प्रमंडलों की संख्या कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, कोशी प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल हो जाएगा, पूर्णिया प्रमंडल हो जाएगा, भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा, उसके बाद मगध प्रमंडल हो जाता है। ये जो प्रमंडल है, पूछा जाता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाता है। और बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो है वो 38 हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में 38 है। और नया जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 38वां जो जिला है,
38वां ज़िला जो है ये अरवल हो जाता है। यही अरवल है जो आपको दिख रहा है, और ये अरवल जो है जहानाबाद से कट के बना है। ये जो है जहानाबाद आप देख रहे हैं, यही जहानाबाद है, इसी जहानाबाद से कट करके अरवल का निर्माण हुआ। अभी 39वां ज़िला का भी बात किया जा रहा है, करंट में आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये 9 प्रमंडल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये पटना प्रमंडल हो जाता है। देखिए ये जो पटना प्रमंडल का जो दिया हुआ है, जैसे पटना प्रमंडल में आप देख लिए, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए पटना प्रमंडल में अगर हम कहें तो जितने प्रमंडल में जितने भी ज़िला हैं उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, है ना। वो प्रमंडल जो है हम लोग ज़रूर एक बार अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा सारण प्रमंडल, और सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो सारण हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण हो जाएगा, और इसमें 3 ज़िले ही हैं। किसमें? तो सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान। सारण, गोपालगंज और सिवान, यानी कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? सारण में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सारण से पूछा जा सकता है कहीं से भी, यानी कि प्रमंडलों की संख्या जो 9 हम लोग देख रहे थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण हो जाएगा, और इस सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, सारण, गोपालगंज और सिवान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह सहरसा है, और इसमें भी 3 ज़िले ही सम्मिलित है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये 3 ज़िले इसमें हैं। किसमें? तो कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। सहरसा एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी कोसी प्रमंडल में ज़िलों की संख्या 3 हो जाती है, वो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल हो जाएगा। उसके बाद जो तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, और इसमें देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है? 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसमें तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में हो जाता है। 6 ज़िले तिरहुत प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंगेर है। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी आपको मुंगेर ही है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है, और इसमें ज़िलों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ज़िलों की संख्या कितना है? 6 हो जाता है। मुंगेर हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई हो जाता है। यानी कि मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितना? 6 ज़िले, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई हो जाएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंगेर में है। ठीक है। तो बाकी और भी सारे प्रमंडल है, 1 2 3 4, बाकी हम लोग 5 और प्रमंडल करेंगे। बहुत सारा अभी सामान्य हम लोग जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में इसको ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जब आप लोग का डिमांड होगा तब तो बहुत लंबा कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।